आंखें बोलती हैं। रति बर्तन ऐसे मांज रही थी जैसे कुछ खुन्नस निकाल रही हो। जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज़ें, एक हाथ से छूटकर गिर जाने की टनटनाहट, धीमी धीमी बड़बड़ाहट के गुण, झल्लाए तेवर और तेजी से चलते हाथ। रति का हाल वही था जो अक्सर काम वाली बाइयों के अचानक से न आने की खबर सुन किसी भी गृहस्थन का हो जाता है। और सोने पे सुहागा तब होता है जब घर में मेहमान भी आए हुए हों। कितना भी पहले बोलकर रखो इन लोगों को, मगर ठीक एंड टाइम पर छुट्टी मारती हैं। 2 महीने से बोल रखा था चंदा को, मई के पहले 2 हफ्ते कोई छुट्टी मत लेना, माँ आ रही हैं। वैसे भी माँ मेरे पास नहीं आती। बड़ी मुश्किलों से राजी किया था कि कभी तो बेटी के पास भी रह जाया करो। बच्चे भी बोलते हैं सबकी नानियाँ आती हैं, एक हमारी ही नहीं आती। तब जाकर पूरे 5 साल बाद आई हैं। सोचा था उनके आने पर चंदा से कुछ एक्स्ट्रा काम करा लूँगी, कुछ घुमा फिरा सकूँगी, मगर ये महारानी जी तो अपना काम करने से भी रहीं। घर कितना गंदा पड़ा है, बर्तन भी मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं। बड़बड़ाते हुए रति की नज़र बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। घड़ी की सुइयों के साथ उसके हाथों की गति भी बढ़ रही थी। ओह, कितना लेट हो गया, लगता है आरती तक ही पहुंच पाएंगे। रति की मम्मी कमला जी अपने गृह नगर बरेली से बाहर कम ही आती जाती थीं। वे अधिकतर पूजा पाठ और सेवा कार्यों में ही व्यस्त रहती। मुंबई तो जैसे उन्हें दुनिया का दूसरा कोना लगता, इसलिए बेटी दामाद के लाख आग्रह के बाद भी उन्हें टाल दिया करती थीं। वैसे भी मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी और उमस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी इस बार आ गई थीं। रूबी बहुत कोशिश करती कि उन्हें कहीं घुमा लाए, मगर भीड़ से ही उनका जी घबराता। आज पास की ही सोसाइटी में रति की एक पुरानी परिचिता स्मिता के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। कमला जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गईं। रति ने वहाँ समय से पहुँचना तय किया था, मगर सुबह उसकी भाई चंदा का फ़ोन आ गया कि उसे बहुत ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है, अतः वह 2 दिन काम पर नहीं आ पाएगी। फ़ोन सुनकर रति का जो हाल हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे वही समझ सकता है जो ऐसी मुसीबत से गुजरा हो। रति का मन तो किया आज ही निकाल बाहर करे चंदा को, पर कैसे? आज से पहले तो उसने ऐसा धोखा कभी नहीं दिया। पैसे तो काट ही लूँगी, पर कैसे काट सकती हूँ? महीने की 2 छुट्टियाँ तो मान्य हैं, मगर कुछ माँ के आने का तो लिहाज करती। उसकी बड़बड़ जब कमला जी के कानों में पहुँची तो वे रति को समझाने आ गईं। क्यों इतना खून जला रही हो गुड़िया? ऐसा क्या गजब हो गया? वो भी इंसान है, बाल बच्चों वाली है, क्या उसे कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता? काम का क्या, वापस आकर हम दोनों निपटा लेंगे। चल अब तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ, उसे पीकर रिलैक्स हो और आराम से तैयार हो जा। माँ के समझाने पर रति उखड़े मन से ही सही मगर मुस्कुरा पड़ी। दोनों जब पूजा में पहुँचे तो आरती ही चल रही थी। रति को पूजा हॉल में प्रवेश करते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई। जब कोई उसके घर ऐसे सीधे आरती में पहुंचता था तो वह मन ही मन चिढ़ती थी। लो आ गए सीधा प्रसाद खाने, और अब वही ऐसे आई है, स्मिता क्या सोचेगी? आरती के बाद भोजन का आयोजन था और उसके कुछ देर बाद सुंदरकांड शुरू होना था। भोजन के लिए बाहर एक अलग पंडाल की व्यवस्था थी। स्मिता को बधाई और गिफ्ट देकर रति और कमला जी ने लंच की प्लेट लगाई और पंडाल के एक कोने में सही जगह देखकर बैठ गए। खाना खाते हुए यूं ही रति की नज़र हवा में हिल रहे पर्दों के बाहर चली गई तो वह चौंक पड़ी। अरे ये क्या, चंदा यहाँ? बाहर उसकी बाई चंदा बैठी बर्तन मांज रही थी। यह देख रति के भीतर यकायक जो ज्वालामुखी फूटा, यदि उसका लावा बाहर आ जाता तो चंदा के साथ साथ सभी बर्तन भाड़े भी
बहा कर ले जाता, मगर रति कैसे बहने देती। सामने उसकी माँ जो बैठी थी, माँ के सामने अपनी छवि कैसे खराब होने देती कि उसकी इतनी समझदार मैच्योर टफ बेटी एक बाई के धोखे से हिल गई। खैर, रति ने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्लेट में बचा खाना लगभग निगला और स्मिता के पास जाकर बातचीत करने लगी। यार स्मिता, एक बात तो बता, ये जो मेड बाहर बर्तन मांज रही है, ये तेरी परमानेंट मेड है क्या? अरे नहीं, ये मेरी मेड की पहचान वाली है। मुझे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा कामों के लिए एक मेड चाहिए थी, तो वह इसे ले आई। भली औरत है, सुबह से चुपचाप काम कर रही है, जो बोलो कर देती है। अच्छा, कितना लेती है एक दिन का? अच्छी है तो मैं भी कभी आगे बुला सकती हूँ, रति अनजान बनकर पूछने लगी। 500 पर डे पर बात हुई है। सुबह 6 बजे आ गई थी, रात तक रहेगी। इसने मेरी समय पर बड़ी मदद की, इसलिए सोच रही हूँ कल जाते समय कुछ खाना पीना और एक साड़ी दे दूँगी। रिश्तेदारों को बांटने के लिए थोक में मंगाई थी, कुछ बच गई हैं। स्मिता अपनी धुन में बोलती जा रही थी, मगर रति के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वाह, मेरे यहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ अपनी जेब गरम कर रही है। 2 दिन में 1000 कमा लेगी। आए तो वापस एक बार बताती हूँ इसे। रति का मन ही मन भुनभुनाना शुरू हो गया। सुंदरकांड शुरू हो चुका था। लंका दहन की चौपाई पड़ी जा रही थी। उधर रति के भीतर सुलगती आग में भी लपटें उठ रही थीं। 3 साल में कितना ख्याल रखा उसका। पिछले महीने बीमारी में हफ्ते भर की छुट्टी भी दी थी। बाकी सब पैसे काटते हैं, मगर मैंने कभी नहीं काटे। अपने बेटे के बर्थडे पर उसके बच्चों के लिए भी केक चॉकलेट भिजवाती हूँ। काम बाद में शुरू करवाती हूँ, पहले चाय पिलाती हूँ। हर दूसरे महीने एडवांस पैसे ले लेती है। अभी भी 2 महीने का एडवांस ले रखा है। बड़ा बेटा भी कमा रहा है, फिर भी पैसों के लिए इतनी हाय हाय। मुझसे झूठ बोला। रति मन ही मन बुदबुदा रही थी। हनुमान जी लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ सागर में डुबोकर बुझा चुके थे, मगर रति के हृदय की आग अभी भी नहीं बुझी थी। वह मन ही मन निर्णय कर चुकी थी कि कल से ही दूसरी बाई देखेगी और अपने पैसे वापस लेकर उसे बाहर करेगी। बेटी का यह हाल कमला जी समझ रही थी, मगर यहाँ कुछ भी कहना सुनना बेकार था। खैर, दोनों घर पहुँचे तो कमला जी हल्की फुल्की बातचीत पर बेटी का मन बहलाने का प्रयास करने लगी। कुछ रिश्तेदारों की गप्पें, कुछ बचपन के किस्से, पर रति अभी भी नॉर्मल नहीं थी। तभी कमला जी ने अपने मोबाइल पर फ़ोटो गैलरी खोली और रति को दिखाने लगी। इतनी पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देखकर रति को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे माँ, ये फ़ोटो मोबाइल में कैसे? मुझसे भी शेयर करो ना। हाँ, करूँगी। पूरी एल्बम है मेरे मोबाइल पर। ज़रा देख तो, ये वाली फ़ोटो कैसी लग रही है तू इस फ्रॉक में, और ये पापा के साथ आइसक्रीम खाते हुए। खा कम रही थी और गिरा ज़्यादा रही थी। कमला जी हंसते हुए बोली, और ये वाली तो गजब है, नौकर के साथ। वो घोड़ा बनकर तुझे पीठ पर सवारी करा रहा है। तब तुम 5-6 बरस की रही होगी। अरे ये तो रघु काका हैं, इन्हें नौकर क्यों बोल रही हो? रति ने थोड़ा गुस्से में कहा। नौकर को नौकर ना कहूँ तो क्या कहूँ? कमला जी ने तुनक कर कहा। तो रति ने उन्हें घूरा। नौकर भी इंसान होते हैं, और ये आपके लिए नौकर होंगे। मेरे लिए मेरे दादा से भी बढ़कर थे। कमला जी को रति की प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई कि वह अभी भी बेमानवीय भावनाएं महसूस करती है जो बचपन में किया करती थी। कितना प्यार दुलार दिया इन्होंने मुझे, कहते हुए रति की आंखों में पूरा बचपन उतर आया। रति के दादा गांव के बड़े जमींदार थे। वैसे वे भले इंसान थे, मगर जमींदारी की अकड़ और सख्ती उनके व्यक्तित्व पर हावी रहा करती थी।
रति का आरंभिक बचपन गांव की साफ सुथरी आबो हवा और सरलता में बीता। रघु काका दादा के मुलाजिम थे। वैसे तो वे बिल्कुल घर के सदस्य जैसे थे, मगर जमींदार साहब की नज़र में तो नौकर ही ठहरे। रति का दिन रघु काका की मीठी बोली से ही शुरू होता था। गुड़िया रानी, दिन चढ़ाया है और अभी तलक बिस्तर में दुबकी हो। घोड़े की सवारी करनी है ना, तो जल्दी जल्दी उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर सैर पर चलेंगे। यह उन दोनों की दिनचर्या थी। काका तड़के 5 बजे ही हवेली आ जाते और गाय भैंसों का काम करते, मसलन दूध निकालना, चारा डालना, सफाई करना। फिर 8-9 बजे के लगभग 1-2 घंटे छोटी गुड़िया की सेवा में हाजिर रहते, उसे घुमाना फिराना, उससे मीठी मीठी बातें करना। रति को बचपन में खोया देख कमला जी ने उसे झंझोड़ा। अरे कहाँ खो गई? सीधे गांव पहुंच गई लगता है। हाँ माँ, सच कितने अच्छे दिन थे वो। रघु काका के चले जाने के बाद तो गांव में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ, कितना रोई थी तू उनके जाने पर। रघु काका को याद कर। रति अभी भी रुआंसी हो चली थी। अच्छा, तुझे वो किस्सा याद है जब एक दिन रघु काका बड़े उदास आए थे, मेमन से काम कर रहे थे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर तू इतनी छोटे होते हुए भी उनकी उदासी को भांप गई थी। कैसे? बार बार उनका मुंह ऊपर कर आंखों में झांकती हुई पूछ रही थी, क्या हुआ काका, इतने उदास क्यों हो? वो कह रहे थे कि कहाँ उदास हूँ, ये देखो मैं तो हंस रहा हूँ। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की एक्टिंग करने लगते थे। हाँ माँ, याद है। काका की वो झूठी खोखली हंसी, उदास पनीली आँखें, कितना दर्द छिपाता उसमें। रति उदास हो चली। उसकी आँखों के सामने वह दृश्य जीवंत हो उठा। जब वह काका की चिंता में दादाजी के पास भागी भागी गई थी। दादाजी, देखो मेरे रघु काका को क्या हुआ है। आज अच्छे से बात भी नहीं कर रहे। ज़रूर उनकी तबीयत खराब है। उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। पीछे पड़ गई थी उनके। मजबूरन दादाजी को सब काम छोड़कर पहले रघु काका से बात करनी पड़ी। उनका हाल जानना पड़ा। तब पता चला कि उनका बेटा बहुत बीमार था। इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मगर उनका स्वाभिमान किसी के आगे हाथ फैलाने से कतरा रहा था। तब दादाजी ने उन्हें पैसे देकर मेरी ओर देखा था और बोले थे, अब खुश? अब तो मेरा पीछा छोड़ मेरी माँ। हाँ गुड़िया, पर मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि बिन बताए उनकी परेशानी तुम कैसे समझ गई थी। इतनी छोटी थी तुम। समझने वाली बात क्या थी माँ? इंसान की आंखें सब बोलती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। हाँ, यही कारण होगा बड़े लोग अपने जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी की आंखों की तो क्या, मुंह से कही बात भी पकड़ नहीं पाते। अच्छा, एक बात बता, तुझे आज चंदा की आंखों में कुछ नज़र नहीं आया? वो कितनी थकी हुई, खोई खोई सी काम कर रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। तभी उसकी नज़र हम पर नहीं पड़ी। रति को सुनकर थोड़ा धक्का लगा। नहीं माँ, मुझे तो उसे वहाँ देखकर ऐसी आग लगी कि इसके बाद मुझे ना कुछ दिखा, ना मैंने कुछ सुना। तुम्हें ऐसा क्या नज़र आया उसकी आंखों में? मैंने उसकी आंखों में और चेहरे पर वही रघु काका वाली उदासी देखी थी गुड़िया। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, एक बात कहती हूँ, परसों जब वह आएगी तो पहले उससे बात करना, उसकी सुनना, फिर कोई निर्णय लेना। ठीक है माँ। अच्छा ये तो बताओ, आपके मोबाइल में ये फ़ोटो पहुँची कैसे? चंदा प्रकरण से असहज हो चली। रति ने बातों का रुख बदला। इस बार तेरा भाई जब घर आया था तो सारी पुरानी एल्बम बैठकर स्कैन कर डाली और मोबाइल में डाल दी।
कहने लगा, मम्मी एल्बम में रखे रखे इनमें दीमक लग जाएगी, इसलिए इन्हें डिजिटल बना रहा हूँ। हमेशा साथ और पास रहेंगी, जब मर्जी देख लो। माँ बेटी की ऐसी ही बातों से 2 दिन गुजर गए। रति का मन अब शांत था। सुबह चंदा अपने तय समय पर आ गई। रति ने बड़े सहज भाव से पूछा, अरे चंदा, तेरा गांव का काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, हो गया। चंदा नीची नज़रें किए थोड़ा हकलाते हुए बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता था तेरा गांव सन सिटी सोसाइटी में ही है। रति ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनकर चंदा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। चेहरे पर ऐसी हवाइयाँ उड़ी जैसे किसी चोर की हालत रंगे हाथों पकड़े जाने पर होती है। वो बुरी तरह घबराकर बोली, दीदी वो मैं भी वहाँ गई थी, तभी वहाँ काम करते देखा, इसलिए पूछ रही हूँ। रति बिल्कुल संयत थी। ऐसी क्या बात हो गई चंदा जो तुझे वहाँ काम करना पड़ा? पहले ही तेरे पास इतने काम हैं, ज़्यादा काम करोगी तो शरीर थकेगा। पिछले महीने ही तुझे बुखार आया था, अभी कमजोरी पूरी तरह गई भी नहीं है। चंदा बेहद आश्चर्य में थी। उसका झूठ और धोखा पकड़ने के बाद भी दीदी इतने प्यार से बोल रही हैं। उसका अपराध बोध आंखों के रास्ते बह निकला। सुबकते हुए कहने लगी, क्या करती दीदी? छोटे की फीस भरनी थी। फीस ना भरने पर मास्टर जी ने उसे पूरे दिन कक्षा से बाहर खड़ा रखा था। पर तेरा तो बड़ा बेटा भी नौकरी करता है ना? फिर कहाँ दीदी, वो तो 4 महीने से घर पर बैठा है। आपसे जो फीस भरने के लिए एडवांस लिया था वह पूरा मेरी बीमारी पर ही खर्च हो गया। अरे तुम मुझसे क्यों नहीं बोली? रति ने उसके कंधे थपथपाए। क्या बोलती दीदी? एक आप ही हो जो ज़रूरत पर मदद कर देती हो। बाकी लोगों ने तो बीमारी की छुट्टी के पैसे भी काट लिए। आपसे कितना मांगूं? मुझे शर्म आती है दीदी। चंदा बुरी तरह फबकने लगी। मुझे माफ़ कर दो दीदी। माफ़ी किस बात की चंदा? तू आखिर माँ है, अकेले अपने बच्चों को पाल रही है। मैं तो तुझे वहाँ देखकर ही समझ गई थी कि तू बहुत परेशानी में आई है, वरना कभी ऐसा ना करती। आगे से ऐसी कुछ बात हो तो बता दिया कर। मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं। तू भी तो मेरी ज़रूरत पर कितना एक्स्ट्रा काम कर देती है। लोग ऐसे ही एक दूसरे के काम आते हैं। चल अब चुप हो जा। मैं पहले तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीकर काम शुरू करना। दिल का बोझ उतर चुका था, चंदा का भी और रति का भी। रति रसोई में चाय बनाने जा रही थी। चंदा पल्लू से आँख नाक पहुँच रही थी और कमला जी अपनी बिटिया को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें वहाँ 35 साल की सेल्फ सेंटर्ड आधुनिकता रति नहीं बल्कि 6 साल की गुड़िया नजर आ रही थी, जो आँखों की बोली समझती थी। फ्रेंड, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।